नमस्कार। संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी PYQ सीरीज को, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पॉलिटी के PYQ 2015 को एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, यानी कि 2013 से 2014 और अब हम 2015 पर आ गए हैं, जिसमें हम पॉलिटी के PYQs कौन से, यूपीएससी के, यूपीएससी जो आप 2026 में अब देने जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वो सारे PYQs लिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2013 से लेके 2025 तक के सभी विषय के PYQs जो यूपीएससी में पूछे गए हैं, उन सबको हम प्रीलिम्स के PYQs को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज हम यहाँ पर पॉलिटी के PYQ 2015 को समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि डायरेक्ट आपके जो है सीधे सीधे मैंने PYQ जो है आपका बुकलेट है, यूपीएससी ने जो बुकलेट प्रोवाइड किया था आपको 2015 में, उस दौरान बुकलेट नंबर टेस्ट बुकलेट जो सीरीज है ए, उससे हम डायरेक्ट देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो पॉलिटी के हैं। उस प्रश्न संख्या को मैंने अपनी नोटबुक में लिख लिया है, तो आसानी होगी, समय कम खपेगा। तो पहला प्रश्न जो है बुकलेट नंबर ए 2015 में, वो है क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम डायरेक्ट जंप करते हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जो बच्चे जिसमें कंफर्टेबल है उस भाषा का इस्तेमाल करके यहाँ पर अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर बाइलिंगुअल प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपका, अगर हम यहाँ पर देखें कि आपको प्रश्न जो है स्क्रीन पर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। 7 नंबर आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। 7 नंबर आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेती हूँ, क्लियर दिख रहा है। अब प्रश्न को हम यहाँ से देखेंगे, इसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं अपना अदर पीपीटी में लेकर आई हूँ, उसको एक्सप्लेनेशन को आंसर के साथ समझेंगे। पहला प्रश्न आपका इसमें 2015 के जो आप देखेंगे, ये जो बुकलेट है, बुकलेट संख्या ए सीरीज, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है पॉलिटी का, ठीक है। क्योंकि अभी हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं तो पॉलिटी के प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे 2015 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSPs की बात कर रहा है, के कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि ये जो तत्व हैं, ये जो DPSPs हैं, वो देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। पहला कथन ये है। दूसरा कह रहे हैं कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी कि इनफोर्सेबल नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? DPSPs के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कौन से कथन सही है, हमें ये बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन हमारे DPSPs के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही है। लेकिन इससे क्या हमारा भला होगा? ये तो आपके पास भी IAS को सिंपल साधारण भाषा में जो है एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझते हैं, ताकि एक्सप्लेनेशन क्या अपने आप में कई सारे प्रश्नों को समेकित किए हुए हैं। तो हो सकता है यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए या बन जाए, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ना क्या करेंगे, पहले इसको इस तरीके से खोलेंगे तो आपको साथ साथ में पढ़ते हुए चलेंगे और नीचे कोई दुविधा नहीं होगी सीधे प्रश्न को खोलने में, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं 7 नंबर वाला जो 2015 में क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो निर्देशक सिद्धांत क्या है? सबसे पहले तो समझिए, सरकार को दिशा दिखाने वाले ये पॉलिसीज हैं, सिद्धांत है, ताकि देश में सरकार को दिखाने वाले ये जो सिद्धांत है, देश में वो न्याय, समानता और जन कल्याण सुनिश्चित कर सके। सरकार की ये ड्यूटी है, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए निर्देशक सिद्धांत DPSPs बनाए गए हैं। पहला कथन हमारा सही था वहां पर, क्यों? क्योंकि निर्देशक सिद्धांत जो DPSP, मैं निर्देशक सिद्धांत ना बोल के DPSPs बोलूंगी, ठीक है। DPSPs देश के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य बताते हैं और इनका मकसद होता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसमें दिए गए टर्म कौन कौन से हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जमीनी स्तर पर लागू कर सके, ग्राउंड लेवल पर उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सके और लोगों में ये सारी चीजें जो है उपलब्ध हो सके, जैसे समान न्याय, समान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि ये प्रश्न सेम टू सेम पूछा जा सके, कभी कभी मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है, कभी कभी व्याख्या से भी प्रश्न आ जाता है। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य को जनता के कल्याण के लिए काम करने को कहता है, ठीक है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। आय हो, दर्जा हो, सुविधाएं हो, अवसरों की असमानताओं को कम करना ये राज्य की ड्यूटी है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 38 के अंतर्गत आता है, ठीक है।
इसके बाद दूसरा कथन भी सही था हमारे इस प्रश्न का। दूसरा कथन क्यों सही था? क्योंकि आर्टिकल 37, हमने 38 को देखा, अब 37 क्या कहता है? जो डीपीएसपीज है किसी अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। जब इस तरह के कोई लाइंस आ जाए तो ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी यहीं से खेल खेलता है और हम बहुत फ्लो में पढ़ रहे होते हैं और यहाँ हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं पीवाईक्यू की, इसलिए हमसे गलती हो जाती है। और बहुत बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पीवाईक्यूज जो प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उसको स्किप मत करिए। अभी जैसे ही 1 से 1.5 महीना बीतेगा आपकी हड़बड़ाहट तड़बड़ी बढ़ जाएगी और आप यहाँ पर मिस कर जाएंगे। इसीलिए हर एक विषय के अलग अलग सालों के साथ आपको दिए जा रहे हैं, ताकि बहुत आराम तरीके से एक एक प्रश्न को समझते हुए चलिए। इसलिए इसको रिवाइज करते रहिएगा रिपीटेडली, ठीक है। लेकिन ये देश, जो आर्टिकल 37 है, कहते हैं लेकिन ये देश के शासन के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि मौलिक माने जाते हैं। डीपीएसपी सरकार को कानून और पॉलिसीज बनाते समय इन्हें मानना चाहिए, इनको मद्देनजर रखते हुए ही अपनी कोई पॉलिसी या फिर कोई लॉ बनाना चाहिए। इनका हनन नहीं होना चाहिए। तो राज्य के जो है नागरिकों के प्रति जो ड्यूटीज या कर्तव्य कहे जा सकते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्पष्ट है यहाँ तक? यहाँ पर यही प्रश्न हमारा कह रहा था, ठीक है, कि देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं ये जो डीपीएसपी है, इसमें अंतर्निहित जो उपबंध है, जो क्लॉज है, किसी न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। दोनों कथन सही है। अब दूसरा प्रश्न जो है हमारे 2015 बुकलेट नंबर ए में, दूसरा प्रश्न संख्या पॉलिटी का है, इसमें 27, ठीक है। अब हम 27 पर चलते हैं, 27 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। 27 नंबर का जो प्रश्न है उस पर चलते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड ऊपर होगा आई थिंक, ये थोड़ा सा स्क्रॉल में इसमें थोड़ा सा बस समय लगता है। 25, 26 ये इंग्लिश में है, फिर आपका हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से है, स्पष्ट है? कौन सा? 27 नंबर है, थोड़ा सा और स्क्रॉल हो जाएगा ये तो बेटर रहेगा। 27 नंबर, इसको जूम इन कर दूं, जूम आउट कर दूं थोड़ा, ठीक है। अब दिख रहा है 27 नंबर बुकलेट नंबर ए, बुकलेट संख्या ए और 2015 का है। अब यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है राज्यसभा में, ध्यान देना है, राज्यसभा में धन विधेयक को, इस तरह से टुकड़ों में तोड़ के प्रश्न जब पढ़ेंगे कभी असुविधा नहीं होगी। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, पहला कथन। दूसरा कह रहा है राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। तीसरा कथन कह रहा है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछ रहा है। ऑप्शन से केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्या बता सकते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पहला दूसरा कथन यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है। तीसरा कथन गलत है, कह रहा है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। आइए देखते हैं ये गलत क्यों है। जो सही है उनको और सिंप्लीफाई करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए इसको हम यहाँ पर पेन ले लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। सिंपल भाषा में कुछ आर्टिकल के साथ हमें यहाँ पर मनी बिल और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो समझना है। जैसे राज्यसभा की भूमिका जो है धन विधेयक पर क्या है, सबसे पहले हमें वो समझना है, ठीक है। लोकसभा नहीं, पहले राज्यसभा की जो भूमिका है धन विधेयक पर वो क्या है। वो आर्टिकल 109 के अंतर्गत आता है। कहते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक अपने पास रोक कर रख सकती है। वह ना तो उसको संशोधित कर सकती है, ना ही उसको अस्वीकार कर सकती है। उसको अब मतलब मनमानी नहीं चलेगी, बाध्यकारी है एक तरीके से कि 14 दिन के अंदर विधेयक को सिफारिशों के साथ या फिर बिना सिफारिश दे चाहे ना दे, उसके बाद 14 दिन के बाद उसे किसी भी हाल में विधेयक को लोकसभा को लौटाना ही होता है। अंतिम फैसला जो होगा लोकसभा का होगा, वह सिफारिश माने या ना माने। फिर लोकसभा की मर्जी पे कि भाई वो राज्यसभा की सिफारिश माने या ना माने, उसको स्वीकार करे या ना करे, ठीक है। तो पहला कथन हमारा ठीक था, ठीक था ना पहला कथन हमारा। पहला कथन क्या था यहाँ पर जाकर देख लेते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसमें कोई कंपलसरी वैसा नहीं है, निहित नहीं कि हाँ कोई शक्ति उसके पास ऐसी हो। तो कह रहे कथन ठीक है भाई, 109 के अंतर्गत ये आता है। दूसरा कथन यहाँ पर सही कह रहे हैं कि राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। आइए इसको यहाँ समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अनुदानों की मांग पर मतदान है वो आर्टिकल 113 के अंतर्गत आता है। कहता है अनुदानों की मांग यानी कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर मतदान केवल लोकसभा करती है, राज्यसभा को मतदान का अधिकार नहीं होता है। तीसरा कथन हमारे प्रश्न
प्रश्न का गलत था। वो क्यों था? क्योंकि यहाँ पर बजट पर चर्चा की गई है कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट पर चर्चा दोनों सदनों में हो सकती है, लेकिन धन से जुड़े मामलों में लोकसभा की भूमिका ज्यादा प्रमुख होती है, ठीक है, राज्यसभा की नहीं उतनी। इसलिए इस मामले में राज्यसभा की जो स्थिति है लोकसभा के बराबर नहीं मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर कथन गलत हो जाता है। कथन यहाँ पर क्या कह रहा है? राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। उसने कहा हो सकती है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अंततः जो निर्णय होगा वो लोकसभा के, राज्यसभा के जो मामले का निर्णय है वो उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना कि लोकसभा का है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट नहीं होगा उसका निर्णय, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए तीसरा कथन गलत था। स्पष्ट हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न हमने प्रश्न संख्या 7 जो कि पॉलिटी का था, प्रश्न संख्या 27 जो कि वो भी पॉलिटी का है, आपकी बुकलेट नंबर ए 2015 सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न संख्या है आपका 37, प्रश्न संख्या है आपका 37, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए 36, 37 इंग्लिश में आया। व्हेन अ विल इज रेफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाय। अब इसको हम यहाँ पर 37 प्रश्न संख्या पे आते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है कि जब संसद के दोनों सदनों की, ध्यान देना है, जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संयुक्त, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है, अगर कोई जॉइंट मीटिंग में कोई अगर जो है विधेयक है उसे रेफर किया जाता है तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ये प्रश्न है, सिंपल है। ऑप्शन ए क्या कहता है? उपस्थित, यानी कि जो अवेलेबल है, उपस्थित है, प्रेजेंट है, और मतदान देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। दूसरा कथन कहता है जो प्रेजेंट है और मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, 3/4 बहुमत, ठीक है। तीसरा कथन कहता है सदनों का 2/3 बहुमत, ठीक है, सदनों का 2/3 बहुमत, सदनों का पूर्ण बहुमत। अब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई एक ही हो सकता है, इनमें से कोई एक ही प्रश्न का उत्तर हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन पूरी तरीके से यहाँ पर ठीक हो जाता है। उपस्थित यानी कि जो प्रेजेंट और मतदान देने वाले सदस्य हैं उनका साधारण बहुमत। आइए इसको एक्सप्लेनेशन से बेहतर तरीके से समझते हैं। आपका आर्टिकल 108 क्या कहता है? ये संसद का संयुक्त सत्र, ज्वाइंट मीटिंग की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ बात कर रहे हैं 108 के अंतर्गत, ठीक है, 108 के अंतर्गत बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं संयुक्त सत्र क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि संयुक्त सत्र आखिरकार होता क्या है, ठीक है। संयुक्त सत्र जो है जब किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं अगर बनती है किसी विधेयक पर, तब क्या होता है? उस कंडीशन में जब अड़चन आती है तो उसको दूर करने के लिए दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ में बैठक बुलाई जाती है, उसे संयुक्त सत्र कहते हैं। भाई संयुक्त मतलब मिलकर एक सत्र बोल रहा है। संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? जब एक सदन विधेयक को खारिज कर दे, कोई एक सदन विधेयक को खारिज कर दे, और जब विधेयक के संशोधनों पर दोनों सदनों में सहमति ना बने, कोई एक पेज पर ना पहुंचे, जब दूसरे सदन को विधेयक मिले और 6 महीने से ज्यादा हो जाए और वह पारित ना करे, उस कंडीशन में ही जो है ज्वाइंट मीटिंग ये होती है, जहां पर सदन के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा की सहमति, मतलब ज्वाइंट मीटिंग तरीके से होती है। अगर कोई इस तरह की कंडीशंस होती है, ध्यान रखना है, इससे अपने आप में एक प्रश्न बन जाएगा, मैं गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। कौन बुलाता है ये संयुक्त सत्र? तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, विधेयक पर चर्चा करा और मतदान करके निर्णय लेना। अगर उसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकल पा रहा है विधेयक का, तो ज्वाइंट मीटिंग के थ्रू इसको जो है फाइनल निर्णय निकाला जा सकता है। स्पष्ट है यहाँ तक? यही कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यही कह रहा था कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत यहाँ पर हो जाता है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो बुकलेट नंबर ए है 2015 की, उसमें क्वेश्चन संख्या 44 है जो पॉलिटी की है, क्वेश्चन संख्या 44 है जो पॉलिटी की है। और यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं हम। इंग्लिश में है यहाँ पर, ठीक है, इंग्लिश में है यहाँ पर आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सेकंड है आपका, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, ठीक है। अब 44 जो है हम आपको इसको हिंदी में दिखाते हैं, जो आपको यहाँ पर हल करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, निम्नलिखित कथनों पर फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन कहता है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में होती है,
स्पष्ट है, कुछ नहीं, सिंपल सा सेंटेंस है। दूसरा कह रहा है जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। उपयुक्त कथनों में से पूछ रहे हैं कौन से कथन करेक्ट है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। प्रश्न पढ़ लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा यहाँ पर? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। आइए इसको देखते हैं यहाँ से, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन है आपका एक, यानी कि केवल एक कथन ठीक है। यानी कि पहला कथन है कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरा कथन गलत है, इसको समझ लेते हैं दूसरा कथन गलत क्यों है यहाँ पर। आइए देखिए, पहला कथन ठीक था, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, स्पष्ट है। ये कथन सही है क्योंकि आर्टिकल 53 कहता है कि भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लेकिन वास्तविक रूप से ये जो शक्ति अगर हम देखें ना, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा ही प्रयोग की जाती है। आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही कार्य करता है, इसलिए बेसिकली उसी के हाथ में पावर है, ठीक है। इसलिए व्यवहार में अगर हम देखें, देश की कार्यपालिका का जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए कथन एक यहाँ पर सही माना जाएगा, ठीक है। इसलिए कथन एक सही माना जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पर जो है गलत क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री सिविल बोर्ड का पदेन अध्यक्ष है, ऐसा ये कह रहा है, ये कथन गलत है। अभी गलत क्यों है? क्योंकि सिविल सर्विसेज बोर्ड का जो उद्देश्य है वो सिविल सेवकों के तबादले और नियुक्ति को ट्रांसपेरेंसी लाना है उसमें, ठीक है। और सिविल सेवा बोर्ड का जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नहीं होता है। केंद्र में सीएसबी यानी कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का जो अध्यक्ष है कैबिनेट सचिव होता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। यानी कि कथन की स्थिति क्या है? पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। स्पष्ट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमने 44 नंबर पॉलिटी का प्रश्न सॉल्व कर लिया है 2015 के प्रश्न पत्र बुकलेट ए में। इसके बाद प्रश्न संख्या आता है 59, प्रश्न संख्या आता है 59, ठीक है। 59 पर चलते हैं। 59 इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें जो सहज है उसको वहां पर रोक के देख सकता है, ठीक है। 59 पर चलते हैं बच्चों। 57, 58, 59, ठीक है। भारत के संविधान में ध्यान से पढ़ना है, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, दो अनुसूचियों की बात कर रहे हैं, 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? इनका जो है प्रोविजन ये क्यों बनाए गए हैं बेसिकली कह रहे हैं। तो पहला है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए बनाई गई है दो अनुसूचियां। ऑप्शन बी कह रहा है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए बनाई गई है इस अनुसूचियां। तीसरा कथन कह रहा है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए बनाई गई है अनुसूचियां। वहीं चौथा कहता है कि सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए अनुसूचियां बनाई गई है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको अनुसूचियां भी साथ में तैयार करना है, क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन नहीं पता होगा तो गलती कर देंगे। तो भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के जो उपबंध है वो किसके लिए दिए गए हैं? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं ताकि इससे संबंधित और कोई प्रश्न आए तो हमसे चूक ना हो किसी प्रकार की, ठीक है। तो 59 आपका ये प्रश्न संख्या है जहां पर ये बात कर रहे हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, जैसे भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों की सुरक्षा से संबंधित इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5वीं अनुसूची को सबसे पहले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। उस प्रश्न को भूल जाइए, अब इसको समझने का प्रयास करिए क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न डायरेक्ट आता है। मैं बता दे रही हूँ, आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल क्या कहता है कि ये अनुसूचित क्षेत्रों जो शेड्यूल जो एरियाज है, शेड्यूल ट्राइब्स जो एरियाज हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो शेड्यूल्स एरिया हैं, उनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कुछ प्रोविजन से 5वीं अनुसूची जुड़ी हुई है। पहले तो हमें ये क्लियर करना था, कर लिया। ये जो प्रोविजन दिया गया है असम कहाँ कहाँ लागू होगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों पर लागू होते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है कि AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर ये जो 5वीं अनुसूची भारत के सभी राज्यों पर लागू होंगे। अब 244 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि यह अनुच्छेद बताता है कि अनुसूचित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया हो या जिसका उल्लेख 5वीं अनुसूची में किया गया हो। अब
जो बचे हुए जो 5 ये 4 ये राज्य थे ना, उनका उल्लेख आपको ये कह रहे हैं यहाँ पर 5वीं अनुसूची में किया गया हो, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हों, उनका प्रोविजन इसमें दिया गया है। ठीक है, छठी अनुसूची क्या कहता है, ये उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट भारत के ये 4 राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। तो यानी कि AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन मणिपुर इसमें नहीं, उसके लिए अलग से प्रोविजन है, लेकिन मणिपुर इसमें नहीं है। ठीक है, 5वीं अनुसूची, छठी अनुसूची, क्या डिफरेंस है हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, उनके प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है। इनको स्पेसिफिकली अलग से डाला गया उत्तर पूर्व के 4 राज्यों को, ताकि इनका विशेष रूप से निरीक्षण हो सके, चीजों को समझा जा सके। ठीक है, इसके बाद हम आगे इसमें बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न भी आपका यही कह रहा है किससे संबंधित है, हमने देखा। तो ये आपका पहला जो है कथन ठीक हो जाता है। 59 क्वेश्चन तक हमने कर लिया बुकलेट नंबर A 2015 के प्रश्न पत्र में। अब आते हैं, अगला प्रश्न है 61 नंबर पर, जो पॉलिटी का प्रश्न है। इसमें बुकलेट नंबर A में 61 पर है, आपके सामने ही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा सचिवालय, ऑप्शन डी भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। आइए, माफी चाहती हूँ, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो पहले तो देखिए क्या होगा। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्चुअली भारत के संविधान का अभिरक्षक है, कस्टोडियन कह सकते हैं, अभिभावक की तरह काम करता है। अब यहाँ पर ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें ये भी जानना जरूरी है कि वो ऐसा क्यों है, भाई उसके बारे में पता तो हो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत की न्यायपालिका कैसी है, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, पावरफुल है, एकीकृत है, ये बिना दबाव के काम करती है, किसी बाहरी प्रेशर में काम नहीं करती है, स्वतंत्र है, शक्तिशाली है, कोई निर्णय लेने पर एकीकृत काम करती है। काम का बंटवारा इसके साथ कैसे होता है, जैसे विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, और न्यायपालिका देखती है कि जो कानून बनाए गए हैं उनका गलत इस्तेमाल ना हो और जनहित में सुरक्षित रहे। तो ये तीनों स्पष्ट हो गए हैं। संविधान में संशोधन कौन करता है, तो संसद जो है संशोधन करती है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, लेकिन संशोधन जो है संविधान के अनुरूप है या नहीं, ये जांचने परखने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, होता है। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई इस लैंग्वेज को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इसे जो न्याय पुनर्लोकन भी कहते हैं, यानी कि आर्टिकल 13 से जो निहित है, आप देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, इसको भी समझते चलिए। आर्टिकल 32 है जो कहता है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स छीन लिया जाता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा गया है, यही प्रश्न पूछ रहा था। और संविधान का जो अंतिम अर्थ है वो कौन बताता है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याकार भी है, संरक्षक भी है, और अंतिम बात वही तय करता है कि क्या होगी। स्पष्ट है, यहाँ पर यही पूछा गया है, स्पष्ट है, क्लियर है कि कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है, कस्टोडियन कौन है, भारत का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, स्पष्ट है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, संख्या कौन सी है आपके बुकलेट नंबर A 2015 में। अगला प्रश्न संख्या 61 तक कर लिया हमने। पॉलिटी के लिए अगला प्रश्न है 82 नंबर, 82 पर चलते हैं। ठीक है, 82 पर चलते हैं। यहाँ पर 2015 में काफ़ी प्रश्न पॉलिटी से आए हैं, टोटल मेरे ख्याल से 20 या 22 प्रश्न हैं मैंने जो देखे हैं, जिनको मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, 82 आपका ये रहा इंग्लिश में, हिंदी में आपका 82 ये रहा। ठीक है, 82 ये रहा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, नीचे कथन दिए गए उन पर विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है किसी राज्य का जो राज्यपाल है उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। पूछ रहे हैं जो कथन दोनों दिए गए उनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। आई थिंक ऑप्शन डी होगा, ना तो एक ना ही दो। हाँ, ऑप्शन डी है, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, दोनों कथन क्यों सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी ठीक था ना। अब यहाँ कह रहे हैं पहला कथन क्यों गलत है, क्योंकि आर्टिकल 171 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि किसी भी राज्य की विधान परिषद
यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। यानी कि किसी राज्य की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जो सबसे ज्यादा संख्या सदस्य संख्या है वो विधानसभा की जितनी भी संख्या है उससे 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की न्यूनतम कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 40 तय की गई है। संविधान ने केवल अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय की है, जबकि वास्तविक संख्या सदस्य संख्या संसद तय करती है। तो संविधान में केवल ज्यादा और कम संख्या कितनी इसमें हो सकती है बताया गया, लेकिन रियल में संसद संख्या सदस्य संख्या कितनी होगी ये पार्लियामेंट तय करती है। इसलिए कथन 1 को गलत यहाँ पर माना गया है। क्यों गलत माना गया है इसको देख लेते हैं, क्योंकि पहला कथन कह रहा है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, जबकि यहाँ कह रहा है नहीं नहीं आधे से अधिक नहीं, कुल संख्या जो विधानसभा की है उसकी 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया है। अब दूसरा कथन भी गलत कह रहे हैं। दूसरा कथन गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, जनता सीधे नहीं चुनती है। और विधान परिषद का जो सभापति या फिर अध्यक्ष है जिसको हम चेयरमैन कहते हैं, उसी परिषद के सदस्य द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। इसलिए कथन जो कारण है वो 2 भी गलत है, जो कथन 2 है वो भी गलत है, क्योंकि दूसरा कथन कह रहा है कि किसी राज्य का जो राज्यपाल है उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है हमने यहाँ पर देखा। स्पष्ट हो गया, इससे स्पष्ट हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न संख्या आपकी 83 है। अगला प्रश्न संख्या आपका 83 है। यहाँ पर आइए उसको देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या आपका 83 है। देखिए अगला प्रश्न संख्या 83 और 83 आपका थोड़ा सा एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, भारत की, ध्यान से देखिएगा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ये उपबंध, ये प्रोविजन किस में दिया गया है, किस में किया गया है? ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि डीपीएसपीज में, ऑप्शन सी मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर यहाँ क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है, ड्यूटीज डी है ना, मौलिक कर्तव्यों की सूची, फंडामेंटल, माफी चाहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको डिटेल में, यहाँ समझते हैं और बेहतर तरीके से समझ आएगा। जो ये सब थीम है मौलिक कर्तव्यों की सूची, इसके बारे में बेसिकली कह रहा है, तो इसको समझना है। आर्टिकल 51 का ए जो है, कल मैंने आर्टिकल 51 को पढ़ाया था, आज 51 ए को पढ़ा रही हूँ। भारतीय संविधान का ये जो आर्टिकल है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये जो ड्यूटीज हैं वो देश के सभी नागरिकों के नैतिक और नागरिक दायित्व होते हैं, क्योंकि हमने डीपीएसपी में देखा वो सरकार के होते हैं। 1976 में क्या देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उनकी कुछ सिफारिश दी गई। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश सबसे पहले हमें स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत दी जाती है, और इसकी आवश्यकता जो है आंतरिक आपातकाल जब 1975 से 77 के दौरान महसूस किया गया, तब ये जो है लाया गया, और इसके बाद इन्हें 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 के संविधान के द्वारा जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर आंतरिक आपातकाल के समय मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज की जरूरत को महसूस किया गया। यहाँ पर जो ये जो आपातकाल की बात कर रहे हैं, आंतरिक आपातकाल, बेसिकली उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे आंतरिक आपातकाल की जो बात करें, ये कब लगा था? तो 25 जून 1975 से जो है 21 मार्च 1977 तक लगा था। किसने लगाया था? जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति ने लगाया था। ठीक है, किस कारण से लगा? तो देश में आंतरिक अशांति का हवाला दिया था। आर्टिकल किसके अंतर्गत आंतरिक अशांति आती है? आपकी 352 के अंतर्गत आती है।
इस दौरान क्या हुआ था कि मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अब ध्यान से सुनिएगा, मौलिक अधिकार जो है निलंबित कर दिए गए थे, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, विपक्षी नेता जो है गिरफ्तार हो गए थे, केंद्र सरकार की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए कि इसी दौर में 42 अमेंडमेंट जो 1976 में आया, मौलिक कर्तव्यों आर्टिकल 51 के ए को संविधान में 42 अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहूंगी, ठीक है, एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगी कि जब ये आंतरिक अशांति आर्टिकल 52 के अंतर्गत कौन कौन से मौलिक अधिकार है, कौन कौन से निलंबित होते हैं, कौन कौन से निलंबित होते हैं, ये बता सकते हैं, कौन से निलंबित नहीं होते। जो आपको पता हो इस विषय में वो जरूर मुझे कमेंट में करिएगा, क्योंकि जो बच्चे देख रहे हैं वही ये बता पाएंगे। ठीक है, एक प्रमुख मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य जो है, कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता एकता। 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है भारत की संप्रभुता। और 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना। यहाँ पर ये चीज बताई गई है। स्पष्ट हो गया है? ठीक है, स्पष्ट हो गया है। अगला प्रश्न संख्या आपकी क्या होगी? यहाँ पर प्रश्न संख्या 85, 83 तक देख लिया, 85 प्रश्न संख्या जो कि पॉलिटी का है, बुकलेट नंबर ए 2015। ठीक है, 85 ऊपर ही होगा फिर मेरे ख्याल से, 85, हाँ ये रहा। पंचायती राज व्यवस्था का प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जनभागीदारी, दूसरा राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, चौथा वित्तीय संग्रहण यानी कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है यहाँ पर केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन यहाँ पर ठीक है। विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना। ठीक है, आइए इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। स्थानीय सुशासन का जो पंचायती राज है उसका उद्देश्य क्या है? पहला और कथन सही है, क्योंकि पंचायती राज का मतलब क्या है? गाँव और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी से शासन चलाना, उनकी सहभागिता से, उनकी भागीदारी से शासन चलाना मुख्य उद्देश्य है। कि जमीनी स्तर पर एकदम लोअर लेवल पर लोकतंत्र को मजबूत करना। लोकतंत्र सिर्फ शहरों की परिभाषा नहीं है, ग्रामीण स्तर से, जमीनी स्तर से लोगों को जोड़ना, लोकतंत्र मजबूत करना है। लोगों को फैसलों में शामिल करना, जन भागीदारी की बात की गई है। तेज सामाजिक आर्थिक विकास और न्याय सुनिश्चित सभी तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना इसका काम है। ठीक है, और दूसरा कथन यहाँ पर गलत क्यों कहा जा रहा है वहां पर? क्योंकि राजनीतिक जवाबदेही जो है वो हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है, ये पंचायती राज का मुख्य और मूल उद्देश्य नहीं है। ठीक है, हर राजनीतिक जवाबदेही वो हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सिर्फ ये पंचायती राज का उद्देश्य नहीं है, मात्र मूल उद्देश्य नहीं है। चौथा कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि पैसा जुटाना यानी कि वित्तीय संसाधन जुटाव जो है पंचायती राज बनाने का कारण नहीं था, और यह तो पंचायतों के स्वतंत्र रूप से काम करने में मदद के लिए था, ये उसका उद्देश्य नहीं था कि पैसा जुटाना। ठीक है, उसका उद्देश्य पैसा जुटाना नहीं था। यहाँ पर यही कह रहा है कि पंचायती राज का मूल उद्देश्य क्या है? वो है विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जबकि राजनीतिक जवाबदेही तो सभी लोकतंत्र में है। वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन कोई पंचायती राज व्यवस्था का काम थोड़ी ना है मात्र। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब 85 क्वेश्चन नंबर तक देख लिया आप। क्वेश्चन नंबर है 89, क्वेश्चन नंबर है 89, बुकलेट ए 2015 यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर 89। आइए 89 पे चलते हैं, ये रहा। भारत के संविधान में, ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट का जो आदर्श है किसमें प्रतिस्थापित होता है? आपकी उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार में, या फिर 7वीं अनुसूची में? तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? आपने प्रश्न देख लिया है, आइए इसके उत्तर को समझते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि डीपीएसपीज में, ऑप्शन बी डीपीएसपीज में वेलफेयर स्टेट के आदर्श का प्रतिस्थापित किया गया है। डिटेल में समझते हैं इसको। हमने डीपीएसपीज को कल भी इस प्रकार से पढ़ा था, आज भी जैसे जैसे आगे आते जाएंगे जो प्रश्न आता जाएगा उसके आर्टिकल्स को समझते चले जाएंगे। डीपीएसपीज क्या, हमें पता है कि सरकार को कैसे शासन करना है उस दिशा को दिखाने वाला एक सिद्धांत है ये। ठीक है, कहाँ लिखा अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में हमने देखा डीपीएसपीज है। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इसका उद्देश्य क्या है? कि भारत को वेलफेयर स्टेट बनाना, ना कि पुलिस राज्य बनाना। ठीक है, यानी सरकार लोगों के कल्याण, समानता और न्याय पर काम करे, ये इसका काम है।
ठीक है। आर्टिकल 38 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वह लोगों के कल्याण के लिए काम करे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे, ऐसा समाज बनाए जहां न्याय हर संस्था का आधार बने। न्याय हर संस्था का आधार बने मतलब जस्टिस हो, ठीक है, जस्टिस हो बेसिकली। वहीं मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस आर्टिकल से के अंतर्गत है, 12 से लेके 35 में। किस भाग में, तीसरे भाग 3 में। ये नागरिकों के मूल अधिकार है, ये इन्हें अदालत में लागू कराया जा सकता है, ठीक है। प्रस्तावना, प्रियम्बल क्या कहती है, संविधान की आत्मा है हमारी प्रस्तावना, ठीक है। ये बताती है सत्ता का स्रोत, राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, स्वीकृति की तिथि, ये सारी चीजें प्रस्तावना जो है हमें बताती है। यहाँ तक स्पष्ट है। इसके बाद 7वीं अनुसूची हमें क्या कहती है, 7वीं अनुसूची से हमने 5th और 6th शेड्यूल को देखा, अब हम 7th शेड्यूल को भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 246 कहता है सेंट्रल और स्टेट जो केंद्र और राज्य है उनके बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो इसके अंतर्गत आता है। 3 सूचियां कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मान लीजिए संघ सूची पे कौन विषय पे कौन बनाता है, राज्य सूची पे कौन बनाता है और समवर्ती सूची पे कौन है जो विषय हर विषय पर अपने वक्तव्य रख सकता है, इसके बारे में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे तभी आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकेंगे। तो हमने 7वीं अनुसूची को भी समझा, मूल अधिकार को समझा, डीपीएसपी को समझा, उद्देशिका को भी समझ लिया है। अब अगला प्रश्न संख्या बुकलेट ए के 2015 में यूपीएससी ने क्या पूछा था पॉलिटी में, 91 प्रश्न संख्या है, 91 प्रश्न संख्या है हमारा। ये आखिरी प्रश्न है आज की इस बुकलेट का, 2015 का। प्रश्न कहता है, पॉलिटी का प्रश्न का है ये, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि पहला कथन, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ठीक है। दूसरा कथन कहता है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। तीसरा कथन कहता है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। चौथा कथन कहता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आइए इसको समझते हैं। संसदीय शासन प्रणाली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत में सरकार कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली है। इसका क्या मतलब होता है, सरकार संसद के सामने अकाउंटेबिलिटी है उसकी, सरकार संसद के सामने जवाबदेही है। प्रधानमंत्री और मंत्री किसके प्रति जवाबदेही होते हैं, तो ये मंत्रिपरिषद सीधे लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। यानी अगर सरकार का कोई भी मंत्री गलत काम करता है तो पूरी सरकार जो है इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद ये बताता है, आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ऐसा बताया गया है। लोकसभा के पास क्या शक्ति है, तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके सरकार को गिरा भी सकती है। यही हमने कल ऐसा प्रश्न आया था तो उसको भी सॉल्व किया था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि निरंतर जो भी PYQ सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही है जिसमें हम 2013 से लेके 2025 तक के हर विषय के PYQs प्रीलिम्स के यूपीएससी को सॉल्व करेंगे, उसमें हम फिलहाल पॉलिटी कर रहे हैं। तो हमने अब तक कौन कौन से ईयर के पॉलिटी को कर लिया है, 2013 के, 2014 के और आज हमने 2015 का सॉल्व कर लिया। यानी कि जो ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 6 बजे ये सीरीज आ रही है उसमें हमने मंडे को 2014 का, ठीक है, इसके बाद हमने वेडनेसडे को 2015 का, उससे पहले हम फ्राइडे को कर चुके हैं 2013 का। अब हम यहाँ पर 2000 फ्राइडे को जब लाएंगे तो 2016 का अब हम जो है PYQ पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलिटी का। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। ट्यूसडे सैटरडे को आर्ट एंड कल्चर शाम को 6 बजे मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 6 बजे आपको ये PYQ सीरीज किए जा रहे हैं। और वहीं संडे को शाम को 7 बजे मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स आता है पूरे हफ्ते का, वीकली, जरूर देखिए। इसके बाद सैटरडे को सुबह 10 बजे क्या आता है, वीकली करंट अफेयर्स, उसमें पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो, आर्ट एंड कल्चर हो, मिसलिनियस, जिस भी संबंधित करंट अफेयर्स जो भी एक हफ्ते में इंपॉर्टेंट रहा होगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए वहां पर वो पढ़ाया जा रहा है। सैटरडे को सुबह 10 बजे, वहीं संडे को शाम को 7 बजे मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स आता है। तो निरंतर संकल्प से सफलता के इस परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती है जैसा भी आपको लगता है जरूर बताएं। धन्यवाद।